नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। नक्सलियों पर 82 लाख रुपए का था इनाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में भारत की भावी ऊर्जा रणनीति के केंद्र में उभर रहे छोटे SMR परिनियोजन को लेकर एक व्यापक, दूरदर्शी और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और साथ ही भारत के ऊर्जा भविष्य में छोटे रिएक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे हरित, सुरक्षित, उद्योग केंद्रित और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में निर्णायक योगदान देंगे। मेरी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ और भारत इस तकनीकी क्रांति में अग्रणी बने। सांसद ब्रजमोहन ने छत्तीसगढ़ में NTPC के साथ परमाणु परियोजनाओं को लेकर 2025 में किए गए MOU के तहत संभावित परियोजनाओं की स्थिति और क्षमता निर्धारण पर सरकार से विवरण मांगा। सांसद अग्रवाल ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के लिए वित्तीय एवं परिचालक संरचना को लेकर सवाल किया। उन्होंने BOT, PPA गारंटी, निजी निवेश और PPP मॉडल के माध्यम से SMR तैनाती को गति देने के लिए केंद्र से जानकारी मांगी। SMR के लिए भारतीय उद्योगों के लिए स्थानीयकरण लक्ष्य, भारी फोर्जिंग से लेकर रिएक्टर, प्रेशर वेसल और तक, साथ ही घरेलू विनिर्माण क्षमताओं पर सवाल किया है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों के निकट SMR स्थापना के लिए सुरक्षा मानकों, जन जागरूकता कार्यक्रम और नियामक पारदर्शिता को लेकर भी विस्तृत जानकारी और डेटा सेंटरों और आधुनिक उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धी टैरिफ सुनिश्चित करने की रणनीतियों पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। तो वहीं श्रीलंका में हाल ही में आयोजित विश्व स्तरीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मेडल जीतकर लौटे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने लोक भवन में राज्यपाल रमेन डेका से भेंट की है। आपको बताते चलें कि राज्यपाल ने सभी खिलाड़ियों को पदक और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और साथ ही चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में प्रदीप छत्री और साथ ही ओमान ठाकुर, मानस्वामी ठाकुर, देवेंद्र वर्मा, सूर्यभान, शानू राय बी, करुणन्या राव और साथ ही उदल वाल्मीकि, लखपति सिंदूर और पिंटू कुमार शामिल रहे। राज्यपाल ने कहा कि इन खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और उपलब्धियां न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय हैं। इस अवसर पर कोच किशोर महानंद भी उपस्थित रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि सरकार ने फैसला किया कि जो नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की दोबारा जांच की जाएगी। जिन मामलों को कोर्ट से वापस लेना होगा उनके लिए कैबिनेट की एक उप समिति बनाई जाएगी और यह समिति जांच पूरी होने के बाद अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को देगी और साथ ही ये निर्णय छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण और पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के तहत किया गया है। इसी नीति में कहा गया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे व्यवहार, नक्सलवाद खत्म करने में दिए गए सहयोग को देखते हुए उनके मामलों की समीक्षा की जा सकती है। मामलों की जांच और वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर एक समिति भी बनाई जाएगी। यह समिति संबंधित नक्सलियों के सभी आपराधिक मामलों की रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। पुलिस मुख्यालय अपनी राय जोड़कर यह प्रस्ताव सरकार को देगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णयों में
मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र शासन से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दंडाधिकारी को प्रेषित किया जाए। कई कानूनों में छोटे उल्लंघनों पर भी जुर्माना या फिर जेल की सजा का प्रावधान है। इससे केस कोर्ट में लंबे समय तक चलते रहते हैं और आम लोगों, कारोबारियों को अनावश्यक परेशानियां होती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए इन नियमों को आसान करना जरूरी माना जाता है। इससे पहले राज्य सरकार ने 8 अधिनियमों के तहत 163 प्रावधानों में बदलाव करके छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया था। अब सरकार 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को सरल और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए नया विधेयक ला रही है। इस विधेयक में छोटे और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए नया विधेयक ला रही है। इस विधेयक में छोटे उल्लंघनों पर सीधे प्रशासनिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इससे मामलों का जल्द समाधान हो सकेगा, अदालतों का बोझ कम होगा और लोगों को तेजी से राहत मिलेगी। इसके अलावा कई कानूनों में जुर्माने की राशि सालों में बदली गई है, जिससे कार्रवाई कमजोर पड़ जाती है। नए कानून में ये कमी भी पूरी हो जाएगी। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न कानूनों को समयानुकूल और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास के प्रावधान होने से न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे आम नागरिक और व्यवसाय दोनों को अनावश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इन प्रावधानों का सरलीकरण आवश्यक है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 अधिसूचित किया गया है। अब 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को भी
सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक में छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय सख्ती का प्रावधान रखा गया है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा होगा, न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से राहत मिल सकेगी। साथ ही कई अधिनियमों में दंड राशि लंबे समय से अपरिवर्तित होने के कारण प्रभावी कार्यवाही बाधित होती थी। इस विधेयक से वह कमी भी दूर होगी। इन संशोधनों से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-26 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जननायक अमर शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने रायपुर स्थित जय स्तंभ चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री साई ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह का जीवन त्याग, साहस और न्याय की अनुपम मिसाल है। अंग्रेजी शासन के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शहीद वीर नारायण सिंह ने जिस आदम्य साहस के साथ संघर्ष किया, वह छत्तीसगढ़ की गौरवमयी विरासत का स्वर्णिम अध्याय है। मातृभूमि की रक्षा और समाज के वंचित वर्गों के प्रति उनकी निष्ठा हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और आज हम सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे एसपी आयोग के चेयरमैन रूप सिंह मंडावी जी, सलाम जी, हमारे विकास मरकाम जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष और सभी हमारे संगठन के लोग, विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और शहीद वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अकाल पड़ने पर सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के गोदाम में भारी अनाज था, फिर भी लोग भूख से मर रहे थे और उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने वहां से निकालकर लोगों में अनाज को बांट दिया था और अंग्रेजों ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और आज ही के दिन रायपुर के शहीद जय स्तंभ चौक में मतलब उनको फांसी की सजा दे दी थी। तो आज उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमावर्ती जिला गढ़चिरौली में नक्सलियों का आत्मसमर्पण का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है, जहां पर गढ़चिरौली में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम था। डीजी रश्मि शुक्ला के समक्ष 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। समर्पण के दौरान 4 हथियार भी साथ लाए हैं। महाराष्ट्र येथे आमचा प्रयत्न चालू आहे आणि जवळ नक्षलवाद गडचिरोली येथे जवळ संपुष्टात येत आहे आणि आमचा प्रयत्न आहे की जे काही शिल्लक आहे त्यांना आम्ही आत्मसमर्पण करू किंवा जे काही शक्य होईल आम्ही त्याच्या पूर्वी नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न
मॅडम, तुम्ही अत्यंत कठीण परिस्थितीचा काळ गडचिरोलीचा बघितला आहे. तुमच्याकडे गुप्तचर म्हणजे एसआयटीची सूत्र होती, त्या काळापासून तुम्ही गडचिरोली बघत आलात. आज बदललेली गडचिरोली तुम्हाला कशी वाटते? आता गडचिरोली कॉन्फ्लिक्ट एरियातून डेव्हलपमेंट एरियाकडे जात आहे आणि ज्यावेळी मी कमिशनर साईडी होती त्यावेळी इतकी सुविधा नव्हती. जे फार आर्म्ड आउट पोस्ट आहे, फुलनार, बिनागुंडा, नेलगुंडा, फक्त नाम होता, पोस्ट नव्हती. आता प्रत्येक ठिकाणी आर्म्ड आउट पोस्ट सुरू झाली आहे. म्हणजे गडचिरोली पोलीस आहे, सीआरपीएफ, C60 हे प्रत्येक दुर्गम एरियामध्ये पोहोचले आहेत. आणि आपलं पण माहित आहे की शासनाकडून बस सेवा सुरू झाली आहे. त्याचा परिणाम लोकांवर चांगला झाला आहे आणि त्याचे शिक्षण आणि त्यांच्या जे एसिम्युलेशन आहे ह्या मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. मॅडम, नक्षलवाद तर बऱ्यापैकी कंट्रोलमध्ये आलाय, संपल्यात जमा आहे. आता पुढचे पोलिसांसमोरचे चॅलेंजेस काय असतात? ते चॅलेंजेस दररोज नवीन येतात. तो आता सध्याच्या गडचिरोलीमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट यावर भर देणे गरजेचे आहे आणि ज्या नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलं आहे त्यांच्या रिहॅबिलिटेशन ते पण महत्वाचे आहे. मैडम, ये यहाँ नक्सलवाद लगभग खात्मे का है, लेकिन इसकी शुरुआत जब भी 4-5 साल पहले कंफर्ट लेवल ग्रामीणों में आया, वो कब से शुरू हुआ? जब ग्रामीणों ने उनको कोऑपरेट करना बंद किया. देखिए, ये तो बहुत दिनों से है. गढ़चिरौली में गांवबंदी बहुत सालों से चल रही है और गांव वालों ने पुढ़ाकार लेके गांवबंदी शुरू करी. गांव वालों में जब पुलिस ने जन जागरण मिलावा किया, वहां पे सुविधाएं पहुंची, डॉक्टर्स पहुंचे, स्कूल खुले, उन तक सुविधाएं पहुंची, तो लोगों का तो समझ में आया कि डेवलपमेंट ही उनके विकास का रास्ता. थैंक यू. बलरामपुर में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पुल से नीचे गिर गया है. आपको बताते चलें कि पूरा मामला बलरामपुर से सामने आया, जिसमें सड़क हादसे में 21 साल के एक किसान की मौके पर मौत हो गई और किसान धान की खेत से वापस घर लौट रहा था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर हादसे में किसान की मौके पर मौत हो गई है. पूरे मामले की जांच लगातार जारी है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और उसके बाद में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रचारित किया गया कि सरकार ने गाइडलाइन की दरों में कमी कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि न सरकार के द्वारा जारी प्रेस नोट में और न ही वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरों के कम करने की बात की गई. सरकार ने गाइडलाइन की दर जो कि 10 से 800% तक बढ़ाई गई, उसने कमी करने का कोई भी घोषणा नहीं किया. केवल बहुमंजिला इमारतों, फ्लैटों के तल जैसे किसानों के जमीनों को जो बेतहाशा रेट बढ़ाया है उसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया है. खुले प्लॉट के जो रेट बढ़ाए गए हैं उस पर कोई कमी नहीं की गई है. सरकार ने बिना प्रक्रिया का पालन किए बिना दावा आपत्ति मंगाई गाइडलाइन के रेट बढ़ाए जो अवैध है और 20 नवंबर को बढ़ोतरी अवैध तरीके से की गई थी, उसको वापस ले. कल सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट आया कि जमीन की गाइडलाइन की दर को कम किया गया और उसके बाद जिसने जमीन की गाइडलाइन की रेट को बढ़ाया, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि जमीन की गाइडलाइन की दर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कम कर दिया गया है. कुल मिलाकर सरकार का प्रेस नोट, वित्त मंत्री ओपी चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने झूठ बोले हैं और गुमराह किए हैं. असलियत ये है कि जो रेट कम किया गया है वो बिल्डिंग फ्लैट्स का रेट कम किया है,
जो कि बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसका रेट कम किया गया है, न कि जो ओपन जमीनों का, किसानों के जमीनों का, गरीब मजदूरों का जमीनों का, उनका रजिस्ट्री का गाइडलाइन का दर आज भी 10% से लेकर 800%, 1000% का बढ़ोतरी किया गया है। और जहां 12 लाख 15 लाख का जमीन का रेट है, वहां रजिस्ट्री का रेट सीधा सीधा 80 लाख है। ये कैसा संभव है? मतलब सरकार को जिला मूल्यांकन समिति से उसको मूल्यांकन करना चाहिए, दावा आपत्ति करनी चाहिए, उसके बाद केंद्रीय समिति को इनको भेज देना चाहिए। इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बिना प्रक्रिया का पालन किए इन्होंने सीधा गाइडलाइन दर को बढ़ा दिया और आज उस प्रक्रिया का पालन करने के लिए दावा आपत्ति मंगाने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए गाइडलाइन दर में आपको जाना चाहिए। कुल मिलाकर जो प्रक्रिया का पालन किया गया है वो सीधा सीधा गलत है और जो गाइडलाइन दर इन्होंने कम करना बताया, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। ये सीधा सीधा झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जो दर कम किया गया है वो कुछ चंद बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, न कि प्रदेश की आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम परिवार को इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सीधा सीधा यह है कि जमीन की गाइडलाइन दर आज भी जो रेट पहले सरकार ने बढ़ाया वो रेट आज भी है। सिर्फ जनता को भ्रम फैलाकर, बड़े बड़े अखबारों में छपाकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा 7 दिन और बढ़ा दी है। आपको बताते चलें कि आयोग की ओर से पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया था। इसके अनुसार अब आपको बताते चलें कि पुनर्गठन से लेकर ड्राफ्ट रोल की पब्लिकेशन और क्लेम ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया सभी संशोधित तिथियों के अनुसार होगी और आयोग इस बात की पुष्टि अपने बीएलओ से कर ले। और अभी इतना एसआईआर पूरा हुआ है। कांग्रेस मांग करती है कि आयोग छत्तीसगढ़ में एसआईआर के काम को 3 महीना और बढ़ाए ताकि प्रदेश के सभी नागरिकों का एसआईआर काम पूरा हो सके। एसआईआर का काम अभी समाप्त होने पे 2 दिन शेष रह गए हैं और आज भी कई बीएलओ जो है ना कि एसआईआर से नाम जोड़ना, नाम कटना आज भी बाकी है, जो कि पूरे मतदाताओं का आज भी मूल्यांकन नहीं हो पाया है, सत्यापन नहीं हो पाया है। इसलिए चुनाव आयोग को फिर से हम कहते हैं, मांग करते हैं कि अभी चुनाव छत्तीसगढ़ में काफी दूर है, उन्हें 3 महीना आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बीएलओ सभी मतदाताओं तक पहुंच सके और सभी मतदाताओं का परीक्षण कर सके। इसके लिए 3 महीना कम से कम एसआईआर का कार्य को बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से पूरी देश में हालात बनी है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।